स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्ज़ाम मास्टरमाइंड। अकाउंट्स के क्लास 12 की एनसीईआरटी की लेक्चर सीरीज़ में आज हम चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे। हमने क्लास 12 का जो पार्ट 1 था उसके अंदर हमारी पार्टनरशिप टॉपिक थी। तो पार्ट 1 वाले बुक में सिर्फ पार्टनरशिप के 4 चैप्टर्स थे, वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो आज हम पार्ट 2 का पहला चैप्टर मतलब अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल को डिस्कस करेंगे। आज का मैं कोशिश करूंगी कि चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 दोनों कर दूं, शेयर कैपिटल एंड इसके बाद हमारा डिबेंचर वाला टॉपिक होगा। ठीक है, तो आइए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इसमें से आपको ट्रू कौन सा है वो बताना है। अ कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। बाकी के स्टेटमेंट्स भी देख लेते हैं। शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी आर लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द कंपनी। क्या सिर्फ शेयर होल्डर जो होगी कंपनी की वही कंपनी के एक्ट्स के लिए लाइबल होगी, बाकी कोई भी नहीं होगा? ये तो आपका गलत है। ठीक है, शेयर होल्डर्स के अलावा जितने भी और भी लोग हैं वो भी कंपनी के एक्ट्स के लिए लाइबल होंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, एवरी मेंबर ऑफ ए कंपनी इज एंटाइटल टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट। क्या कंपनी में जितने लोग हैं सारे लोग मैनेजमेंट का पार्ट होंगे? ये भी आपका गलत है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर द मैक्सिमम रेट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम इज 10%। शेयर जब हम इशू करते हैं उस टाइम पे जो मैक्सिमम रेट होती है सिक्योरिटी प्रीमियम की, क्या वो 10% होती है? ये भी आपका गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। कोई भी कंपनी को हम लोग क्या कह सकते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन कह सकते हैं। ठीक है, कंपनी और जिसका बिजनेस है, जो बिजनेस ओनर है, दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है। ये हमने अकाउंटिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स में ही देख लिया था। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जब हम शेयर को इशू करते हैं उस टाइम मैक्सिमम रेट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है? इसकी कोई लिमिट नहीं होती, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू। इसमें शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। क्या ये ट्रू है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट पर्सनल अकाउंट होगा? बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि शेयर होल्डर का जो पैसा है वही तो आपका शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में आता है। तो वो कौन सा अकाउंट होगा? आपका पर्सनल अकाउंट। नाउ सेकेंड, द डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी कैन बी अ शेयर होल्डर। कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो शेयर होल्डर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका ट्रू है। नाउ पेड अप कैपिटल कैन एक्सीड कॉल्ड अप कैपिटल। क्या ऐसा हो सकता है? क्या पेड अप कैपिटल कभी भी कॉल्ड अप कैपिटल से ज़्यादा होगा? कभी भी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। पेड अप कैपिटल और कॉल्ड अप कैपिटल होता क्या है? सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है? ठीक है, अगर आपने अपनी कंपनी के शेयर लॉन्च करने हैं तो आपको कहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी? अथॉरिटी कौन है? सेबी। सेबी से आप परमिशन लोगे कि हाँ भाई मुझे जो है इतने तक का अपने कंपनी का इतना शेयर लॉन्च करना है। तो आपको सेबी एक लिमिट देगा कि आप इतने तक का ही शेयर लॉन्च कर सकते हो। मान लो आपको सेबी ने कहा कि आप 100 रुपये तक का शेयर जो है वो मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। ठीक है, आपका एक शेयर 1 रुपये का है तो 100 शेयर आपका 100 रुपये का, आप 100 रुपीज़ तक का शेयर लॉन्च कर सकते हो मार्केट में। तो ये वाला जो 100 रुपीज़ की आपको सेबी ने परमिशन दी है, ये 100 रुपये क्या है? आपका ऑथराइज्ड कैपिटल है। पर अब ज़रूरी तो नहीं कि आपको सेबी ने जितने का ऑथराइज किया आप उतना का उतना सारा का सारा लॉन्च कर दो। सपोज करो आपने इसमें से 50 रुपये का अपना शेयर जो है वो मार्केट में लॉन्च किया, 50 रुपये का शेयर लॉन्च किया आपने मार्केट में। ठीक है, लेकिन अभी आपने मार्केट से फिलहाल 30 रुपये ही कॉल किया। आपने अपने शेयर होल्डर्स को कहा 30 रुपये, 30 रुपये तक का आप कॉल किया आपने। ठीक है, 30 रुपये तक का शेयर ले लो। 30 रुपये आपने मार्केट में कॉल किया है। ठीक है, लेकिन शेयर होल्डर ने आपको कितने पैसे देंगे? वो 30 रुपये देंगे, तभी तो आप उनको शेयर दोगे। तो ये जो 30 रुपये है जो आपने कॉल किया है ये होता है कॉल्ड अप कैपिटल। और अगर जो आपका शेयर होल्डर है, ठीक है, जो शेयर होल्डर है उसने पूरे के पूरे 30 रुपये आपको दे दिए, ठीक, इन शेयर्स के बदले में पूरे के पूरे 30 रुपये आपको दे दिए, तो वो 30 रुपये क्या हो जाएगा? आपका पेड अप कैपिटल हो जाएगा। जब आपने जितना पैसा कॉल किया है उतने पैसे आपको मिल गए, उस केस में जो कॉल्ड अप कैपिटल होगा और पेड अप कैपिटल होगा दोनों बराबर होंगे। लेकिन सपोज करो आपने 30 रुपये कॉल किया लेकिन शेयर होल्डर ने आपको अभी 20 रुपये ही दिए हैं, 10 रुपये अभी नहीं दिए हैं, तो आपको इस केस में आपका कॉल्ड अप कैपिटल क्या होगा? पेड अप कैपिटल से ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपको उन्होंने कितना दिया? अभी 20 रुपये दिया, 10 रुपये आपको नहीं दिया है, तो ये 10 रुपये क्या होगा? इस 10 रुपये को हम क्या बोलेंगे? इस 10 रुपये को हम बोलेंगे कॉल इन अरियर, और 20 रुपये को क्या बोलेंगे हम? पेड अप कैपिटल। ठीक है, अभी क्योंकि उन्होंने आपको 20 रुपये ही पे किया है तो 20 रुपये आपका पेड अप कैपिटल, और 10 रुपये आपको पे नहीं किया है तो ये 10 रुपये क्या हो जाएगा? आपका कॉल इन अरियर। ठीक है, तो पेड अप कैपिटल जो है वो कॉल्ड अप कैपिटल से कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा कभी भी नहीं होगा। आप 10 रुपये कॉल करोगे तो आपको 10 रुपये ही मैक्सिमम मिलेगा, 20 रुपये तो कोई ला के दे नहीं देगा। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका ट्रू नहीं है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। लास्ट वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं, कैपिटल रिजर्व आर क्रिएटेड फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट। बिल्कुल सही बात है, कैपिटल रिजर्व कहाँ से बनेगा? जो कैपिटल प्रॉफिट होगी उसी से बनेगा, तो ये आपका सही है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू, इसमें से ट्रू कौन सा नहीं है, ठीक है। द पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज कॉल्ड अप ओनली ऑन वाइंडिंग अप इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल, बिल्कुल सही है। जब कंपनी आपकी वाइंड अप हो जाती है उस केस में जो कैपिटल का कुछ पार्ट होता है हम उसको तभी कॉल करते हैं जब कंपनी वाइंड अप होती है, तो उस कैपिटल को क्या बोलते हैं हम लोग, रिजर्व कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। रिजर्व कैपिटल कौन सा कैपिटल होता है, वो कैपिटल जिसको हम कंपनी वाइंड अप के दौरान कॉल करते हैं वो कैपिटल को हम रिजर्व कैपिटल कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, कंपनी शेयर्स आर जनरली नॉट ट्रांसफरेबल, कंपनी का शेयर जो है वो जनरली नॉट ट्रांसफरेबल होता है, ये गलत है। कंपनी का शेयर है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है, ठीक है। नाउ ऑप्शंस देख लेते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट, ट्रू है। कैपिटल रिजर्व्स आर क्रिएटेड फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट, ये भी ट्रू है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं मतलब जो आपने शेयर मार्केट में लॉन्च किया और किसी ने भी खरीदा है तो वो कौन, उसको क्या बोलेंगे हम, उन पर्सन्स को इक्विटी शेयर होल्डर्स बोलेंगे। तो वो लोग कौन होते हैं, क्रेडिटर, ओनर, कस्टमर ऑफ द कंपनी या नन ऑफ द अबव, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन 2 ओनर। अगर आपने किसी कंपनी की शेयर खरीदी है मतलब आपने ओनरशिप खरीदी है, ठीक है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या कौन होते हैं, कंपनी के ओनर्स ही माने जाते हैं उसको, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉमिनल शेयर कैपिटल इज, नॉमिनल शेयर कैपिटल क्या होता है, पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज इशूड बाय द कंपनी, ठीक है। ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी ने इशू किया, ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है, जो आपको सेबी ने ऑथराइज किया है कि आप मैक्सिमम जो है इतने तक का शेयर 100 रुपये, सपोज करो आपको सेबी ने 100 रुपये के लिए ऑथराइज किया है तो आप 100 रुपये तक का शेयर मार्केट में इशू कर सकते हो, लेकिन कंपनी ने क्या किया, पूरे के पूरे 100 रुपये का इशू नहीं किया, सपोज करो 50 रुपये का उसने इशू किया, तो वही चीज़ इसमें कह रहा है कि ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी ने मार्केट में इशू किया, अगर उन्होंने 50 रुपये का शेयर इशू किया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा हो जाएगा इशूड कैपिटल, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत है। नेक्स्ट क्या है, द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज एक्चुअली अप्लाइड बाय द प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स, वो वाला अमाउंट जो प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर ने एक्चुअली अप्लाई किया है, ये भी आपका गलत है। नेक्स्ट क्या है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर होल्डर विच ए कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू, ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल कितना होगा जो कंपनी को ऑथराइज टू इशू है, सेबी ने कितने तक का ऑथराइज किया है, तो 100 रुपये तक का, तो ये जो मैक्सिमम आप कितने तक का मार्केट में शेयर इशू कर सकते हो, 100 रुपये तक का कर सकते हो, 101 रुपये का नहीं कर सकते, तो ये जो आपका मैक्सिमम अमाउंट है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉमिनल शेयर कैपिटल, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। लास्ट वाला क्या है, द अमाउंट एक्चुअली पेड बाय द शेयर होल्डर, इसको तो हम लोग पेड अप कैपिटल कहते हैं, तो ये भी गलत है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर इज चार्ज अकॉर्डिंग टू टेबल एफ एट, ये आपका कंपनी एक्ट के टेबल एफ के बारे में बात हो रही है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था इसलिए मैंने रहने दिया, इसको आप सिंपली याद रखिएगा। तो मैक्स इंटरेस्ट जो चार्ज होता है कॉल इन एरियर पे वो कितना होता है, 10%, 6%, 8%, 11%, क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए 10%। इस 10% का ये मतलब नहीं है कि 10% ही होगा ऑलवेज, एक्ट में कोई भी चीज़ दी हुई होती है तो वो हमेशा मैक्सिमम लिमिट दी हुई होती है, तो ये आपका जो 10% है ये मैक्सिमम है। कोई भी कंपनी कॉल इन एरियर पे मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना चार्ज कर सकती है, 10% चार्ज कर सकती है मैक्सिमम, ये टेबल एफ ऑफ कंपनी एक्ट में गिवन है, ठीक है, इसको आप सिंपली याद कर लीजिएगा, ठीक। कॉल इन एरियर में इंटरेस्ट क्यों चार्ज, कॉल इन एरियर होता है क्या, अभी मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया कि कंपनी ने 10 रुपये कॉल किया है और शेयर होल्डर ने 7 रुपये ही पे किए हैं, 3 रुपये पे नहीं किए, तो ये जो 3 रुपये नहीं पे किए हैं ना, यही कॉल इन एरियर होता है। बार बार कंपनी के कॉल करने पे अगर वो शेयर होल्डर जो ये 3 रुपये नहीं पे कर रहा है तो इसी पे कंपनी जो है क्या लगाती है, इंटरेस्ट लगाती है, तो वो इंटरेस्ट कितना हो सकता है, मैक्सिमम 10% तक का हो सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, मनी रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम शेयर होल्डर बिफोर इट इज एक्चुअली कॉल्ड अप बाय द डायरेक्टर, मान लो डायरेक्टर ने कॉल ही नहीं किया है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है शेयर होल्डर्स ने कुछ मनी एडवांस में पे कर दिया है, ठीक है, तो वो जो एडवांस में पैसे रिसीव हो रहे हैं कंपनी को, ठीक है, तो उसको हम लोग कहाँ पे क्रेडिट करेंगे, ठीक है, डेबिट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट, क्रेडिट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट, डेबिट टू कॉल अकाउंट, या फिर नन ऑफ द अबव, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, क्रेडिट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट, उसको हम कहाँ क्रेडिट कर देंगे, कॉल इन एडवांस अकाउंट में हम उसको क्रेडिट कर देंगे। बाद में क्या होगा, बाद में जब हम कॉल करेंगे तो फिर कॉल इन एडवांस अकाउंट से क्या कर लेंगे, हम डेबिट कर लेंगे, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड, ठीक है, शेयर आपका कब फॉरफिट होगा, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, ठीक है, उसके बाद क्या है, फॉर फेलियर टू अटेंड मीटिंग, ठीक, या फिर फॉर फेलियर टू रिपे द लोन टू बैंक, या फिर फॉर विच शेयर आर प्लेस्ड एज अ सिक्योरिटी, क्या आंसर हो जाएगा, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। वही वाला एग्जांपल लेते हैं, 10 रुपये वाला, 10 रुपये में उन्होंने आपको जो है 10 रुपये कॉल किया आपकी कंपनी ने, आपने 7 रुपये पे किए, 3 रुपये आपने पे नहीं किया, तो ये 3 रुपये क्या है आपका, कॉल इन एरियर है,
ये सपोज करो आपने ये 3 रुपये पे किया ही नहीं, कभी भी पे नहीं किया कंपनी को, तो इस केस में कंपनी क्या कर देती है, जो ये 7 रुपये है इसको फॉरफिट कर देती है, मतलब जो शेयर होल्डर है उनसे अपना शेयर जो है वो वापस ले लेती है। ठीक है, तो अगर आप कॉल मनी की पेमेंट नहीं करोगे, पूरी पेमेंट अगर आप नहीं करोगे, चाहे आपने पार्शियल पेमेंट किया हो चाहे आपने पेमेंट किया ही ना हो, दोनों ही केस में वो शेयर क्या हो जाते हैं, फॉरफिट हो जाते हैं। ठीक है, तो कंपनी जो है क्या करती है, उस शेयर को फॉरफिट कर लेती है और बाद में उसको दोबारा ये एक एक्चुअली ये जो 7 रुपये फिर आपने जो पे किया था ये क्या हो जाएगी, आपको कंपनी वापस नहीं करेगी, ये कंपनी का जो है बेसिकली फ़ायदा हो गया। तो बाद में कंपनी क्या कर सकती है, उस शेयर को जो है डिस्काउंट में इशू कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। नाउ नेक्स्ट, द प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू, जो फॉरफिटेड शेयर को हम दोबारा से इशू करते हैं तो उसमें जो हमें प्रॉफिट होता है वो आपका कहाँ पे ट्रांसफर होता है, कहाँ रखते हैं हम उसको, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व या फिर रेवेन्यू रिजर्व। क्या हो जाएगा इसका आंसर, उसको हम कहाँ रखेंगे, कैपिटल रिजर्व में रखेंगे। ठीक है, कहाँ रखेंगे, जो प्रॉफिट होगा हमारा फॉरफिटेड शेयर से हमें जो भी प्रॉफिट होगा उस पैसे को हम कहाँ रखेंगे, वो एक तरीके से हमारे रिजर्व में रहेगा, तो उसको हम कैपिटल रिजर्व में रखेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिचर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द आइटम। ठीक है, जो हमारा शेयर फॉरफिचर अकाउंट में हमारा जो बैलेंस होगा, ठीक है, तो उसको हम बैलेंस शीट में कहाँ पे दिखाएंगे, करेंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस में, रिजर्व्स एंड सरप्लस में, शेयर कैपिटल में या फिर अनसिक्योर्ड लोन्स में। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। ये एक तरीके से हमारा शेयर कैपिटल ही है, जो फॉरफिचर अकाउंट में आपका जितना भी बैलेंस शेयर है, फॉरफिचर अकाउंट में कौन सा शेयर होगा, जो जिसका आपने कॉल किया और पैसे नहीं आए तो हम उस शेयर को वापस ले लेते हैं, तो वो वाला शेयर का जो बैलेंस है वो आपका कहाँ पे शो होता है, बैलेंस शीट के शेयर कैपिटल वाले पार्ट में आपका शो होगा। ठीक है, लाइबिलिटीज़ तो वो आपकी है नहीं, रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी नहीं आएगा, अनसिक्योर्ड लोन्स में भी नहीं आएगा, शेयर कैपिटल में ये वाला पैसा आपका शो होगा। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग देखते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ शेयर ऑफ रुपीज़, ठीक है, 10 ऑन विच ₹8 इज कॉल्ड अप। ठीक है, अब आपने मार्केट में 10 रुपये का शेयर लॉन्च किया है लेकिन आपने अभी 8 रुपये ही कॉल किया है। ठीक है, एंड ₹6 इज पेड एज फॉरफिटेड। सपोज करो इस 8 रुपये आपको जो कंपनी ने कॉल किया उसमें आपने 6 रुपये पे कर दिया है, 2 रुपये जो है वो आपने अभी पे नहीं किया है और आपने 2 रुपये कभी नहीं पे किया, तो ये 6 रुपये भी क्या हो जाएगा आपका, ये 6 रुपये फॉरफिट हो जाएगा। तो ये 6 रुपये क्या है, कंपनी के लिए फ़ायदा है, तो ये कंपनी के लिए एक्चुअली प्रॉफिट है, तो ये क्या होगा, क्रेडिट होगा कहाँ पे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। ये 6 रुपये तो आपका शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब क्वेश्चन हमारे क्या है, स्टेट विथ व्हाट अमाउंट द शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। लेकिन शेयर कैपिटल अकाउंट में हम कितना डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में हम कितना डेबिट करेंगे, हमारा हमने शेयर कॉल कितने का किया था, 8 रुपये का किया था और वो पूरा 8 रुपये हमें क्या आ गया, वापस आ गया, तो पूरा 8 रुपये जो है हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ₹8। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ₹8। ओके, पूरा पैसा हमारा फॉरफिट के केस में सारा हमारा वापस आ जाता है, बाद में हम भले ही इसको डिस्काउंट में इशू कर देते हैं लेकिन फिलहाल ये कहाँ पे डेबिट होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट में, हमने ऊपर भी अभी देखा था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, इफ अ शेयर ऑफ ₹10, ठीक है, ऑन विच ₹6 हैज़ बीन पेड इज फॉरफिटेड। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है, 10 रुपये का शेयर है अगेन, ठीक है, उसमें से 6 रुपये उन्होंने अब पूरा का पूरा 10 रुपये ही जो कंपनी ने कॉल किया है, इसमें कुछ दिया नहीं है स्पेसिफिक कि कितना कॉल्ड अप किया है, तो आप मान लो कि 10 रुपये पूरा का पूरा कॉल किया है, लेकिन आपने कितना पे किया, इस 10 रुपये में से आपने 6 रुपये ही पे किया, 4 रुपये आपने पे नहीं किया। तो आपने जब 4 रुपये कभी भी पे नहीं किया तो आपका ये 10 रुपये क्या हो जाएगा, फॉरफिट हो जाएगा। तो एट व्हाट मिनिमम प्राइस इट कैन बी इशूड, तो मिनिमम कितने प्राइस में जो है ये दोबारा इशू हो सकता है। ठीक है, इस केस में कंपनी का फ़ायदा कितना है, आपका 6 रुपये का कंपनी का फ़ायदा है, लेकिन आपका शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा डेबिट होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट में आपका पूरा का पूरा 10 रुपये ही डेबिट होगा, क्योंकि आपने 10 रुपये ही मार्केट में कॉल किया था। ठीक है, तो आप जो है इसको मिनिमम कितना अमाउंट में री इशू कर सकते हो। अगर आप इसको दोबारा से 10 रुपये में ही सपोज करो आपने इशू किया है, तो आपका इस केस में फ़ायदा कितना हो जाएगा, आपका इस केस में फ़ायदा हो जाएगा 6 रुपये, क्योंकि आपको 6 रुपये आए थे इसमें से, अब आपने वापस से इसको 10 रुपये में इशू कर दिया। ठीक है, अगर आप इसको 9 रुपये में इशू करोगे, सपोज करो आपने इसको 9 रुपये में इशू कर दिया, तब उस केस में आपका कितना फ़ायदा होगा, उस केस में आपका फ़ायदा कितना होगा, 5 रुपये का आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आपने 9 रुपये में इशू कर दिया है। तो आपका पहले अगर आप पूरा का पूरा 10 रुपये में इशू करोगे तो आपको पूरा 6 रुपये फ़ायदा है, 9 रुपये में आपने इशू किया तो आपको कितना फ़ायदा होगा, 5 रुपये का, 8 रुपये में अगर आपने इशू किया तो आपको कितना फ़ायदा होगा, 4 रुपये का। तो आपको ज़ीरो फ़ायदा कब होगा,
जब आप इस शेयर को 4 रुपये में ही इशू करोगे, क्योंकि 6 रुपये तो आपको फ़ायदा पहले से हो चुका है, शेयर ही आपका 10 रुपये का है जिसमें आप 6 रुपये ऑलरेडी कमा चुके हो। अब आप अगर उस शेयर को 4 रुपये में इशू करोगे तो क्या आपको कोई फ़ायदा होगा? आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको वही पूछ रहे हैं मिनिमम कितना प्राइस है जिसमें आप री इशू कर सकते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4 रुपीज़। अगर आप इसको इससे कम में भी इशू करोगे तो आपको क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। अगर आपने इसको 3 रुपये में, अगर मान लो आपने इसको री इशू कर दिया तो उस केस में क्या होगा? लॉस होगा, क्योंकि 6 रुपये तो आपको आ गए हैं और 3 रुपये का आप दोबारा से इशू कर रहे हो, जो 6 3 9 होगा। ठीक है, जबकि आपका शेयर कितने का है? 10 रुपये का। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 4 रुपीज़। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का। आलूवालिया लिमिटेड इशूड 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 रुपीज़ ईच। 100 रुपये का उन्होंने एक शेयर करके 1000 शेयर इशू किया। तो टोटल कितने का शेयर इशू किया? 100 इंटू 1000 कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपए का उन्होंने शेयर इशू किया। ठीक है, फुल्ली पेड अप इन कंसिडरेशन ऑफ परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वर्थ ₹1 लाख। मतलब आपने अगर किसी अपने बिजनेस के लिए प्लांट एंड मशीनरी सपोज करो परचेज की है, कहीं से परचेज की है, तो आपने उनको 1 लाख, आप क्या करोगे? आप कहीं किसी से भी कुछ भी परचेज करोगे, 1 लाख का सामान परचेज किया तो आप उनको 1 लाख रुपए दोगे। तो यहाँ पे आलूवालिया लिमिटेड ने क्या किया? 1 लाख रुपए ना देके 1 लाख का उनको शेयर ही इशू कर दिया। पैसे की जगह क्या दे दिया? शेयर दे दिया। तो बस आपको इसमें सिंपल एंट्री बताना है, कंपनी के जर्नल में इसका क्या एंट्री होगा। तो आलूवालिया लिमिटेड ने जहाँ से भी लिया, सपोज करो वेंडर से लिया, तो वेंडर के अकाउंट में क्या हो जाएगा? वेंडर के अकाउंट में आपका 1 लाख रुपए क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ठीक है, वेंडर के अकाउंट में क्या होगा? 1 लाख रुपए डेबिट हो जाएगा। 1 लाख मैं लिख देती हूँ, 1 लाख डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और आपका ये क्रेडिट कहाँ पे होगा? क्रेडिट आपके शेयर कैपिटल में होगा। शेयर कैपिटल में क्या होगा? आपका 1 लाख रुपए क्रेडिट हो जाएगा। शेयर भी आपके लिए एक तरीके का क्या है? एसेट ही है। ठीक है, और वेंडर के अकाउंट में आपका 1 लाख क्या होगा? डेबिट होगा। अगर आप इस केस में शेयर ना देके आप उसको पैसे ही देते तो आप क्या करते? आपके बैंक अकाउंट से पैसा क्रेडिट हो जाता है, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो भी आपके लिए एसेट है, शेयर कैपिटल भी आपके लिए एसेट है। तो दोनों ही केस में क्या होगा? शेयर कैपिटल में, यहाँ पे शेयर कैपिटल है तो शेयर कैपिटल में 1 लाख रुपए क्रेडिट हो जाएगा। अगर यहाँ शेयर कैपिटल नहीं होता, बैंक बैलेंस होता है या आप कैश पेमेंट करते तो कैश अकाउंट में क्या हो जाता है? आपका 1 लाख रुपए क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे वेंडर के अकाउंट में 1 लाख डेबिट होगा और शेयर कैपिटल के अकाउंट में 1 लाख रुपए क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ हो। मैं डिबेंचर वाला लेक्चर अगले लेक्चर में, डिबेंचर वाली टॉपिक अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगी। लेक्चर लेंदी हो चुका है। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।